हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एबीजी के ऑनलाइन। तो बच्चों, आज आपके नीट निर्माण बैच में केमिस्ट्री के सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। तो जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपको एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे होता है और क्या क्या होता है वो सारी बातें आपको डिटेल में समझा। लास्ट सेशन में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, आई थिंक आप लोगों को याद हो तो नॉमेनक्लेचर की बात करी थी। मैंने बोला था कि जो एलिमेंट्स 100 से ऊपर रहते हैं जनरली, उनके लिए हम कुछ नॉमेनक्लेचर यूज़ कर लेते हैं जिससे हम लोगों को उनके एक्चुअल नाम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आज के टाइम पे सारे एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है तो याद करेंगे, बट उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता था वो सारी बातें मैं आज आपके सेशन में कवर करूँगा। और उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक हम लोग चालू करने जाएंगे दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। हम इतने दिनों से यही तो बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स में पीरियोडिसिटी है, प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं, रिपीट करती हैं, इंक्रीज करती हैं, डिक्रीज। तो अब वो है कौन सी प्रॉपर्टीज, उन्हीं को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। आज के सेशन में मैं वही सिखाने जाऊंगा आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नॉमेनक्लेचर, फिर हम बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो नॉमेनक्लेचर की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम किस एटॉमिक नंबर के लिए बात कर रहे हैं? मोर देन 100। उन एलिमेंट्स के लिए ये कंसेप्ट है जो जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। IUPAC ने बनाई थी ये यूनिट, तो कैसे हुआ था काम, क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें देखना है। क्या IUPAC अपॉइंटेड अ कमीशन फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने एक कमीशन बनाया के इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के लिए, CNIC शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। और इन्होंने 5 डिजिट कोड के हिसाब से नाम, 5 लेटर्स के हिसाब से, या एक तरीके से ये 5 लेटर्स नहीं 3 लेटर्स के हिसाब से सिंबल बनाना स्टार्ट किया, नाम बनाना स्टार्ट किया, वो सारी बातें आएंगी। तो सुनना, इन ऑर्डर टू नेमिंग ऑफ एलिमेंट फर्स्ट राइट द नेम ऑफ डिजिट्स एंड देन सफिक्स em इज एडेड इन द एंड ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो कुछ नहीं करना, जो एटॉमिक नंबर है उसकी जो डिजिट्स हैं उनके फर्स्ट लेटर लिखने हैं, पर उन डिजिट्स के नाम पता होने चाहिए कि कौन से नाम होते हैं, तो फर्स्ट लेटर लिखेंगे और लास्ट में em लगा देंगे, ठीक है। हाँ या ना, चेक करते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, ध्यान से देखना। पहले हम डिजिट्स देख लेते हैं और किस डिजिट के लिए हम क्या नाम यूज करते हैं और क्या एब्रिविएशन यूज करते हैं वो भी आना चाहिए। तो डिजिट हमारी 0 से 9 तक है, हर डिजिट के नाम और एब्रिविएशन देख लेना। 0 डिजिट अगर एटॉमिक नंबर में 0 आए तो उसका नेम हो जाएगा नील। 1 आए तो उसके लिए हम यूज करते हैं अन। 2 आए तो उसके लिए हम नाम यूज करते हैं बाई। 3 आए तो इसके लिए नाम यूज करते हैं ट्राई। 4 आए तो इसके लिए यूज करेंगे क्वाड। 5 आए तो इसके लिए यूज करेंगे पेंट। 6 आए तो इसके लिए यूज करेंगे हेक्स। 7 आए इसके लिए यूज करेंगे सेप्ट। 8 आए तो इसके लिए यूज करेंगे ऑक्ट। 9 आए तो इसके लिए यूज करेंगे एन। और इनके सिंबल कुछ नहीं, फर्स्ट लेटर ले लें, एन, यू, बी, टी, क्यू, पी, एच, एस, ओ, ई। ये थीटा गलत है, ओ आएगा यहाँ, है ना, ओ और ये ई। चले आगे, हाँ या ना, बहुत सिंपल सा केस है। तो डिजिट के हिसाब से नेम सेलेक्ट किया जाए। अब कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 113, अब नाम लिखते हैं। चले, तो कुछ नहीं करना आपको, नाम का रूल एक ही है, ठीक है। रूल देख लेते हैं पहले हम नाम के लिए। रूल क्या है, नाम कैसे लिखेंगे? तो इन ऑर्डर टू नेम एन एलिमेंट फर्स्ट राइट द नेम ऑफ डिजिट। पहले उन डिजिट के नाम लिखो जो है डिजिट उस एटॉमिक नंबर में, और लास्ट में em वर्ड को ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? em वर्ड, तो नाम बन जाएगा। तो चेक करो भाई, टेबल साइड में रखी है, मैं एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ 113, करें यूज। तो 1 के लिए क्या यूज करते हैं? अन। तो पहली डिजिट है अन, यू कैपिटल एन स्मॉल। दूसरी डिजिट कौन है? 1, उसके लिए भी क्या यूज करोगे? अन, लिख ले UN। तीसरी डिजिट क्या है? 3 के लिए क्या यूज करते हैं? ट्राई, TRI, ठीक है। तो क्या अन, अन, ट्राई, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? em। क्या जोड़ देंगे? em, IUM। अब 2 बार आई नहीं लगा था, em का आई और ट्राई का आई मैंने एक ही कर दिया, ठीक है। हाँ या ना, 2 बार नहीं लगा रहे हम यहाँ पर, ठीक है। तो कर पाएंगे, उम्मीद करूंगा। सिंपल है, जैसे कि ये 100 के लिए 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, एक और 0 के लिए नील, और लास्ट में क्या जोड़ दिया? em, खत्म। 102 के लिए अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई में भी आई आ रहा है, em में भी, तो एक ही आई लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये वाला काट लेना क्योंकि 123 कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता। अब बारी आई सिंबल की, इसकी सिंबल की बारी आती है, ठीक है।
सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, तो इसको जो इन नामों के फर्स्ट लेटर हैं उनको यूज कर लेते हैं हम लोग। क्या यूज कर लेते हैं? नामों के जो फर्स्ट लेटर है उनको यूज कर लेते हैं फॉर एब्रीविएशन। जैसे अनिल EM है तो UNN खत्म, ठीक है। 102 है UNB, ठीक है। 110 है UUN, ठीक है। 111 है तो U और U, खत्म बात। ये सिंबल आ गए जो हमें एलिमेंट से सिंबल यूज करते हैं। नाइट्रोजन के लिए N, फॉस्फोरस के लिए P, ऑक्सीजन के लिए O, ऐसी इन एटॉमिक नंबर के लिए ये सिंबल होते हैं और ये नाम, बस इतना ही, और कुछ है ही नहीं इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर करने का तरीका है उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन कम ही आते हैं पर इजी है, आ जाएगा आप पे। तो अब मैं मेन टॉपिक आज का चालू करने जा रहा हूँ, दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज बच्चा पार्टी? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो पहली बात, ये होती कौन सी है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम एलिमेंट्स की उन प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बेटा जो किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बाद या तो रिपीट हो, या उनमें कोई इंक्रीज हो, या उनमें कोई डिक्रीज हो, और एक पैटर्न फॉलो होना चाहिए। क्या फॉलो होना चाहिए? कोई पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का दर्जा दिया जाता है। ये तो पीरियोडिक लॉ में भी यूज किया था कि प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज हैं जो रिपीट कर रही हैं या इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, द प्रॉपर्टीज विच रिपीट्स इट्स ट्रेंड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो उनको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये कौन कौन है? वो प्रॉपर्टीज हैं जो बेटा एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? तो पहले मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई पे। किससे बात करेंगे बेटा? एटॉमिक रेडियाई पे। तो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। मैं सारी प्रॉपर्टीज एक साथ दिखा देता हूँ आपको, ये पूरा एटॉमिक रेडियाई पे टॉपिक चलेगा। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे फिर आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। दिखा देता हूँ सेकेंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कौन सी पढ़ेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तीसरी देखते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद जो हम पढ़ेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कौन सी पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तीसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके बाद जो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की करेंगे। किसी करेंगे? अभी लिखाया रहा हूँ किसकी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चौथी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सब इजी है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ या ना? ये कौन है? ये सारी की सारी जो मैंने बताई हैं अभी आपको, दीज आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर की। किस पे? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं पे डिपेंड करता है। फिर हम पढ़ेंगे मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर, ये भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर पे इन्हीं एलिमेंट्स की, ये भी किस में आएगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद वैलेंसी की, तो ये भी उसी में गिना जाएगा, ठीक है। हाँ या ना? और ये आपकी फिर लास्ट में आएगी कौन? डेंसिटी। कौन आएगी बेटा? डेंसिटी। और फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते नहीं है, डेंसिटी जनरली तक चलता है ज़्यादा खेल, ठीक है। ये सब कोई ऐसी प्रॉपर्टी, या तो इनमें कोई इंक्रीज हो रहा होता है, या कोई डिक्रीज हो रहा होता है, या कोई रिपीटिशन हो रहा होता है। और लास्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सारी बातें यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको। तो प्रॉपर्टीज हैं ये जिनमें क्या हो रहा है, या तो कोई रिपीटिशन आ रहा है, या कोई इंक्रीज हो रहा है, या कोई डिक्रीजमेंट देखा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैं बात करने जा रहा हूँ दैट इज एटॉमिक रेडियाई। कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ? एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहा हूँ। अब पहली बात ये होना पता होना चाहिए कि एटॉमिक रेडियाई है क्या, ठीक है। नाम से वैसे समझ में आ रहा होगा, एटॉमिक रेडियाई एटम्स की रेडियस को कहते हैं। कोई भी एलिमेंट है उसके पास काय से बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ। तो एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो हम पढ़ के आए हुए डेल्टन वगैरह सारे बोर एटॉमिक मॉडल में, जिसमें प्रॉपर एटम की रेडियस के बारे में बात करी हुई है। तो एटम की जो एक्चुअल रेडियस है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, और वो एक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक। तो सुनिएगा क्या? द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले एटॉमिक रेडियस को कैसे डिफाइन किया गया था? द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो सबसे बाहर वाली शेल में है। फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किसी एटम का जो वैलेंस शेल में नाचता हुआ इलेक्ट्रॉन है, वहां से एक धागा पकड़ो और खींच के न्यूक्लियस तक ले आओ, और उस
थ्रेड की लेंथ को हम एटॉमिक रेडियस का नाम देंगे। सीधी सीधी बात है, वैलेंस शेल से लेकर न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस निकाली जाती है। ठीक है, हाँ या ना? तो ये पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था इसको ड्रॉ करना कि हम न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में नाच रहा उसको पकड़ लें, क्योंकि मूविंग डायमेंशन होता है ना, भागता हुआ इलेक्ट्रॉन रुका तो होता नहीं है, हाँ या ना? बट फिर भी एक प्रॉपर लेंथ तक हम इसको मार्क नहीं कर सकते। क्यों? उसका कारण है क्योंकि एक कंसेप्ट है डी ब्रॉगली का। क्या बेटा? डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन को एक वेव माना हुआ है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन को उसने पार्टिकल का दर्जा नहीं दिया था। तो उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है ना, तो एक फिक्स्ड पार्टिकल नहीं है, ये एक वेव की तरह है। और दूसरी बात इसने ये भी बोली थी कि ये जो वैलेंस शेल है ये डेफिनेट नहीं है, एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, एक सॉलिड बाउंड्री नहीं है जिससे मैं उसको एक थ्रेड से नाप सकूं। तो वो लिखा है, बट इलेक्ट्रॉन इज अ वेव एंड बाउंड्री ऑफ एटम इज नॉट डिफाइंड। तो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल का दर्जा ना देके इलेक्ट्रॉन को बोला कि ऐसे वेव है, एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है जो ऐसे नाच रही होती है। ठीक है, हाँ या ना? ऐसे नाच रही थी वेव। ठीक है, हाँ या ना? और ये जो वैलेंस शेल है इसकी कोई एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से हम न्यूक्लियस से वैलेंस शेल का डिस्टेंस कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो पहली डेफिनेशन थी कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस है उसे एटॉमिक रेडियस बोला जाता है, तो ये वैलिड नहीं बैठ पाया था, क्योंकि वैलेंस शेल की जो एक फिक्स्ड सीमा है वो प्रॉपर तरीके से किसी भी कंसेप्ट में बताई नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया मैंने, ठीक है, नहीं पढ़ा अगर आपने तो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि जो वैलेंस शेल है वो रिजिड नहीं होती, कोई भी शेल रिजिड नहीं होती। श्रोडिंगर ने एक्चुअल में ये बात को बताया है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं, एक वेव है, और ये एक एरिया है कि एक प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे है कि यहाँ पर मिल जाता है इलेक्ट्रॉन नाचता हुआ। ठीक है, तो एक डेफिनेट ऐसा मान लो कि कोई हमने बाउंड्री कर दिया, ऐसा कोई एटम में डेफिनेट बाउंड्री क्रिएटेड नहीं होती। इसी वजह से हम एक प्रॉपर डिस्टेंस को कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते। आप सोचो कि न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक धागा लेके नाप दोगे और एटम की रेडियस पता लग जाएगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो पुरानी डेफिनेशन थी वो पॉसिबल नहीं है। अब बात आएगी फिर सर कैसे निकालेंगे एटॉमिक रेडियस? फिर तो इस हिसाब से कभी एटॉमिक रेडियस निकल ही नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है, एटॉमिक रेडियस निकलती है, बट हम कभी भी एक सिंगल एटम को पकड़ के उसकी रेडियस कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। एटम की रेडियस तभी निकल सकती है जब वो एटम कंबाइंड फॉर्म में हो, किसी दूसरे एटम के साथ जब जुड़ा हुआ होता है, तो उस कंडीशन में हम एटम्स की रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, भले ही वो एक्चुअल रेडियस नहीं होती, बट कंबाइंड फॉर्म में उस एटम की रेडियस को हम मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल रेडियस निकालना तो कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि उसकी जो शेल्स हैं, वैलेंस शेल्स या कोई सी भी शेल हो, वो एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, वो एक प्रोबेबिलिटी, वो एक सर्टेनिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है जिसके बेसिस पे मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलता है, इस एरिया में शेल में नाच रहा होगा। तो एक कोई प्रॉपर खिंची हुई बाउंड्री नहीं होती, जिस वजह से हम लोग एक्चुअल एटम की रेडियस को नाप नहीं पाते। इसीलिए हम एटॉमिक रेडियस को तभी निकाल पाते हैं जब एटम कैसी स्टेट में हो, बाउंडेड स्टेट में हो, किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड फॉर्म में हो। तो वही लिखा है, एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट और इंटरेक्शन स्टेट, मतलब जब दो एटम जुड़े हों, मिनिमम दो तो जुड़ेंगे, दो से ज़्यादा जुड़े वो अलग बात है। तो जब एटम कंबाइंड स्टेट में होता है, जब एटम कौन सी स्टेट में होता है, कंबाइंड फॉर्म में होता है, स्टेट में होता है कंबाइंड में, तब हम उस एटम की रेडियस को कैलकुलेट कर पाते हैं। नेटिव फॉर्म में एटम अगर अकेला है और उसकी आपको रेडियस पता लगानी है, तो वो चीज़ कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब एटम क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे बॉन्ड्स बना सकता है? तो एटम 4 टाइप से बॉन्डिंग क्रिएट कर सकता है। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, दूसरा वंडरवल बॉन्ड बना सकता है, तीसरा आयनिक बॉन्ड बना सकता है, चौथा मेटालिक बॉन्ड बना सकता है। तो 4 तरीके के बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए 4 तरीके की रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वंडरवल रेडियस, आयनिक रेडियस और मेटालिक रेडियस। अगर एक एटम ने दूसरे एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो वहां पे जो रेडियस मिलेगी वो कोवेलेंट मिलेगी। एक एटम ने दूसरे एटम के साथ वंडरवल बॉन्ड बनाया तो वहां वंडरवल रेडियस मिलेगी। आयनिक बॉन्ड बना तो आयनिक रेडियस मिलेगी, मेटालिक बॉन्ड बना तो मेटालिक रेडियस। तो इस हिसाब से एटम्स की कंबाइंड रेडियस हम निकालते हैं, चाहे कोवेलेंट हो, वंडरवल हो, आयनिक हो, मेटालिक हो, कोई भी निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ कोवेलेंट रेडियस की। किसकी बेटा? कोवेलेंट। अब कहाँ मिलेगी ये तो पता होना चाहिए ना। तो सीधी भाषा में जब एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग से। तो वही लिखा है कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ
two identical nucleus which are joined through single covalent bond is known as single covalent bond radius। तो सीधी भाषा में मान ले एक हाइड्रोजन एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इन दोनों ने एक बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया? इन दोनों ने एक बॉन्ड। तो एक कौन सा बॉन्ड है? शेयरिंग से बना है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या बेटा? ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसकी मदद से इस केस में हम एटम की रेडियस को निकालेंगे। तो देखो जरा, हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये उसकी शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन नाच रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन आया, उसका ये न्यूक्लियस है, उसकी भी शेल में इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों ने क्या कर ली? शेयरिंग। ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा, दोनों सेम है, और इन दोनों ने यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर ली? शेयरिंग। ऐसे शेयरिंग हो गई है, ठीक है। और यहाँ ये जो बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड की फॉर्म में दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा, एटम्स की फॉर्म में, स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाओगे तो ऐसा दिखेगा। तो अब क्या बोल रहा है ये रेडियस को? क्या कुछ नहीं करना आपको, इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस निकालो और उसको बीच में से कर दो हाफ। क्या कर दो? हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी निकल के आएगी, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। RC लिखा मैंने, R मतलब रेडियस, C मतलब कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बना है? सिंगल। तो अब इस रेडियस को क्या बोलेंगे हम? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस। नहीं, यही बात भेजे में, दैट्स इट। कुछ नहीं करना, दो एटम को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने दो, उस बॉन्ड की न्यूक्लियस से, एटम्स के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी नापो, आधा कर दो, तो रेडियस आ जाएगी। पर ये कौन सी रेडियस होगी? कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस, ठीक है। तो वही चीज डायग्राम में दिखा रखी है। दो एटम लिए, ये हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उनके न्यूक्लियस, ये हो गई शेयरिंग, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी को अब ये DA लिख दिया है, इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या बोलते हैं बेटा? बॉन्ड लेंथ। तो मान लीजिए H एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये दूसरा H एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ से यहाँ तक का बॉन्ड बना, ठीक है। एक्चुअल में बॉन्ड ये जो मैंने दिखाया है, इसकी जो लेंथ है वो एक्चुअल में और कुछ नहीं, इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को ही हम बॉन्ड लेंथ का नाम दे देते हैं। जब दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, इन दोनों के जो न्यूक्लियस के बीच की दूरी होती है उसे ही बॉन्ड लेंथ बोला जाता है, ठीक है। और इसी के डिस्टेंस को मैंने क्या कर दिया? बीच में से आधा काट दिया। क्या कर दिया? बीच में से आधा काट दिया, तो ये हो जाएगी रेडियस तेरी। तो रेडियस कोवेलेंट लिख दिया, कोवेलेंट कर लेना। तो बॉन्ड लेंथ अपॉन 2, क्या? बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। तो अब ये कौन सी कोवेलेंट बनाई है मैंने? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस। कौन सी? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस, ठीक है। चलो आगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। बट इसी तरीके से और भी होती है बेटा। अब ऐसा जरूरी थोड़ी है एटम केवल सिंगल बॉन्ड ही बनाए। अब जैसे ये सिंगल कोवेलेंट है, अब ऑक्सीजन में देखोगे तो डबल कोवेलेंट है, नाइट्रोजन में देखोगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो क्या सर डबल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस और ट्रिपल? बिल्कुल होंगी, बिल्कुल होती है बेटा। तो सुनना जरा, इन केस 2 atoms are joined through double covalent bond, then the radius is called double covalent bond radius. Similarly, in case 2 atoms are joined through triple covalent bond, then the radius is called triple covalent bond radius. सीधी सीधी कहानी है। सिंगल बॉन्ड वाला हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस, डबल बॉन्ड बने तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस, दो एटम में ट्रिपल बॉन्ड बने तो ट्रिपल, और सबकी बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है, हाँ या ना। सिंगल कोवेलेंट की जो बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमेशा ज्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड ये कम होती है, और बॉन्ड लेंथ ऑफ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड ये सबसे कम होती है, हाँ या ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड की जो लेंथ होती है ट्रिपल वाले की सबसे कम, तो क्या रेडियस इसकी कम नहीं होगी? बिल्कुल। तो इसीलिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस सबसे छोटी, डबल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस उससे बड़ी, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस सबसे बड़ी। क्यों? कारण है क्योंकि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो भाई जिसकी बॉन्ड, अकल लगाओ ना, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी रेडियस ज्यादा, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी रेडियस कम। सिंगल कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसका कोवेलेंट रेडियस ज्यादा है, ट्रिपल कोवेलेंट की बॉन्ड लेंथ कम है उसकी कोवेलेंट रेडियस कम हो जाएगी। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा है। चलो आगे, उम्मीद करूंगा कोवेलेंट बॉन्ड रेडियस समझ में आया होगा। तो एटम कभी भी अकेला बैठा और उसकी रेडियस निकाल पाओ, पॉसिबल ही नहीं है। उसको किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन कराना पड़ेगा, तब उस बॉन्ड लेंथ निकाल के ही हम उसकी रेडियस कैलकुलेट कर पाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो। क्या कर दो बेटा? बॉन्ड लेंथ का आधा। बट अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल लिए उसमें मैंने दोनों सिमिलर एटम लिए, जैसे H2 लिया,
O2 लिया, N2 लिया, तो यहाँ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये एटम बदल जाए और कोवेलेंट बॉन्ड बने, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ले ले HCl ऐसा होता है, एटम बदल दिया मैंने, कोवेलेंट बॉन्ड तो है, हाँ या ना। कार्बन का एग्जांपल ले लो, CH4, ये ले CH, ये मीथेन, कोवेलेंट बॉन्ड है कि नहीं है, एटम बदल गए, यहाँ पे भी तो रेडियस निकल सकती है, हाँ या ना। तो अब क्या कहानी चलेगी, तो वो भी सुनना। सिमिलर एटम में तो आधा कर देते हैं, बट जब एटम्स अलग अलग होते हैं तब क्या करते हैं, तो सुनना जरा। इफ एटम्स आर डिफरेंट बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा वो समझ लो, एटम्स भले ही अलग है पर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तब क्या कंसेप्ट है, ये एक एटम ए एक एटम बी, मैंने दोनों को कंबाइन कराया, बॉन्ड बनाया, बॉन्ड लेंथ निकाली और इसका आधा कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं किया अभी मैंने। अभी क्या किया मैंने, दोनों को बनाया, डिस्टेंस निकाली, बॉन्ड लेंथ निकाली। अब क्या बोला मैंने कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इस केस में जो ये बॉन्ड लेंथ होगी वो और कुछ नहीं, ए एटम और बी एटम की रेडियस के सम के बराबर होगी, ए एटम और बी एटम की रेडियस के सम के बराबर होगी। जैसे H और Cl है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ निकलेगी D, ये एक्चुअल में रेडियस ऑफ हाइड्रोजन प्लस रेडियस ऑफ क्लोरीन के बराबर होगी। अब रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कहाँ से लाया होगा, ये जो H2 है यहाँ से मैंने जो D/2 करके निकाली है, दिस इज रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, और Cl2 है, हाँ या ना, इससे DCl जो मैंने निकाली है /2, ये तो ये उठा के आप यहाँ पे रख सकते हो इन फॉर्मूले में, ठीक है, हाँ या ना। तो कुछ नहीं है सीधी भाषा में, अगर पर हर बार ऐसा फॉर्मूला लगे कोई गारंटी नहीं है, ये कब लगेगा, एटम्स डिफरेंट हो पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, तो कुछ मत कर, Ra प्लस Rb इसके बराबर हो जाएगा इनकी बॉन्ड लेंथ, तो एक भी तीन चीजें इसमें दो तो देगा तो तीसरी निकलवा लेगा, ठीक है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बदल जाए भाई, एटम तो अलग है ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग है, ए और बी, वापस से ये बॉन्ड लेंथ निकाली। अब क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड लेंथ बराबर ए एटम की रेडियस बी एटम की रेडियस माइनस 0.9 ब्रैकेट में, दिस इज पहले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दिस इज दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, वैल्यू देगा क्वेश्चन में, और जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो DAB की वैल्यू निकल आएगी, या फिर अगर आपसे रेडियस पूछेगा तो बाकी चीजें देगा, रेडियस आप निकाल सकते हो। सिमिलर एटम है तो कोई टेंशन ही नहीं है, हाँ या ना, सिमिलर एटम है तो कोई टेंशन ही नहीं, और फॉर्मूला लगा के देख ले, मान ले इनकी सिमिलर एटम होते तो क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाती, ये टर्म तेरा पूरा 0 हो जाता, बको हाँ या ना। दोनों एटम सिमिलर है तो ये भी आ रहे ये भी आ रहे, तो क्या मैं उसे 2Ra नहीं लिख सकता, हाँ या ना, तो DAB की जगह DAA और वो क्या हो जाता 2Ra, तो Ra बराबर क्या होता DAA/2, यही तो पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, हाँ या ना। बट ये केस कौन से है, ये फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे, जब एटम्स दोनों अलग हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी दोनों की अलग है, और इन्हीं फॉर्मूले से ऊपर वाले फॉर्मूले बने हैं, इन्हीं फॉर्मूले से ऊपर वाले फॉर्मूले चेक कर ले जरा, ये ऊपर वाला फॉर्मूले पे चिपका रहा हूँ, अगर लगाओ एटम अलग है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब Chi बराबर Chi, बट एटम फिर भी अलग है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, पर ये तो बचेगा, तो DAB बराबर क्या था, पीछे अभी ये लिखा है Ra प्लस Rb, हाँ या ना, कोई दिक्कत। तो ये सारे खेल इसी फॉर्मूले से चलते हैं, कोई अलग फॉर्मूला क्रिएट नहीं है, यही फॉर्मूला होता है, और एक्चुअल में ये बॉन्ड लेंथ का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, बॉन्ड लेंथ इसका फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से निकाला गया ये रेडियस। चलूँ आगे, उम्मीद करूंगा फिट हो गई दिमाग में बात। तो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने कौन सी रेडियस पढ़ाई, एटम कभी भी अकेला बैठा और उसकी रेडियस कैलकुलेट कर पाओ वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, बॉन्डेड स्टेट में ही हम एटम की रेडियस को कैलकुलेट कर पाते हैं, नहीं तो हम उसकी रेडियस कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए 4 तरीके से बॉन्ड बनाता है एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, जिसमें से मैंने आपको कोवेलेंट की रेडियस निकालना सिखा दी है। इसकी रेडियस निकालना सिखा दिया है कोवेलेंट बॉन्ड केस में, जब एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और कैसे रेडियस निकालेंगे वो मैंने सिखा दिया। सेम एटम हो कुछ मत करना, बॉन्ड लेंथ का आधा कर देना, बट एटम्स अलग अलग हो तो 2 केस चलते हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम का, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट का। सेम है तो Ra प्लस Rb, डिफरेंस है तो Ra प्लस Rb माइनस 0.9 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एटम। क्लियर है?
तो ये सबसे पहली बॉन्डेड रेडियस हो गई कोवेलेंट। नेक्स्ट वंडरवल, कौन सी बेटा? वंडरवल रेडियस। अब ये कब काम आता है? ये काम आती है ऐसे एटम्स में जो कंबाइन नहीं कर पाते, या मॉलिक्यूल के बारे में, ठीक है। तो जनरली इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नोबल गैसेस देयर इज ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। Thus, half of the distance between the nucleus of two identical nearest noble gases और neutral molecule को हम वंडरवल रेडियस का नाम दे देते हैं। तो सीधी भाषा में ये उन मॉलिक्यूल्स के या उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स की, मॉलिक्यूल के भी एटम होंगे ना, मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? एटम से। उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के एटम्स की रेडियस निकालने में हेल्प करता है जो कंबाइन नहीं होते। न्यूट्रल है, किसी से कंबाइन नहीं करना। या फिर नोबल गैसेस, नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के जो कंबाइन नहीं करना चाहते हैं, सत्यवादी बेचारे साधु सन्यासी आदमी है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो उनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? वंडरवल बॉन्ड। कुछ नहीं है, केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वीक, ठीक है, और इनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी निकालना और उसका आधा कर देना। तो वही चीज लिखी है क्या? इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नोबल गैसेस देयर इज ओनली इंटरेक्शन फोर्स, केवल दूर दूर से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बैठे हुए होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या शेयरिंग हो गई, ऐसे ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये वंडरवल बॉन्ड बनाना है तो ये दोनों एटम ओवरलैप नहीं करेंगे, शेयरिंग नहीं करेंगे, दूर दूर बैठे, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पर बहुत ज्यादा पास आएंगे क्या? नहीं, दूर दूर से ये काम चलता है। तो ऐसे इंटरेक्शन फोर्स को, अट्रैक्टिव फोर्स को हम वंडरवल फोर्स कह देते हैं। और अब एटम की रेडियस कैसे निकालेंगे? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस की दूरी निकालो और आधा कर दो। तो क्या सर ये एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आएगी? बिल्कुल ज्यादा आएगी, हाँ या ना? बिल्कुल। तो मैं बता तो रहा हूँ, मैं कभी एक्चुअल रेडियस, आपको एक्चुअल एटॉमिक रेडियस पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो कंबाइंड फॉर्म में एटम की रेडियस निकाल रहा हूँ, ठीक है, जो एक्चुअल के बराबर होती नहीं, या तो उससे कम होती है या उससे ज्यादा होती है। तो इस केस में क्या है? ज्यादा निकलेगी। तो वही है, मान ले दो एटम्स लिए, मॉलिक्यूल लिए, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। H2 का मॉलिक्यूल लिया मैंने। किसका मॉलिक्यूल लिया बेटा? H2 का। तो मान ले ये पहला H2 का मॉलिक्यूल, देखो जरा, ये न्यूक्लियस है, ये H2 का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा H2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये दोनों अट्रैक्ट करके बैठे एक दूसरे को। अब ये भी H एटम, ये भी H एटम, सेम चीज, ये भी H एटम, ये भी H एटम। अब कौन सा फोर्स काम कर रहा है यहाँ पे? वंडरवल फोर्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? वंडरवल फोर्स। अब ऐसी कंडीशन में, ऐसे केस में हम जो एटॉमिक रेडियस निकालते हैं उसे कोवेलेंट नहीं कहते, वंडरवल। तो क्या कर रहा हूं मैं? इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच का दूरी निकाली और उसको मैंने आधा कर दिया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक की वैल्यू, क्या इसके एक्चुअल साइज से ज्यादा नहीं होगी? बिल्कुल ज्यादा होगी। तो क्या मैं इसको एटॉमिक रेडियस बोल रहा हूँ? नहीं बोल रहा ना, मैं इसको वंडरवल एटॉमिक रेडियस बोल रहा हूँ। इसीलिए मैंने नाम जोड़ दिया फोर्स का, जिससे आपको ये ना रहे कि ये तो गलत आ रही है वैल्यू। गलत नहीं आ रही, एक्चुअल में जो फोर्स काम कर रहे हो उसके बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे हम इन रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस देखा मैंने, अब ये तो मॉलिक्यूल है, एटम्स का न्यूक्लियस दिखाया मैंने, उसको आधा कर दिया। तो DH2/DH2 अपॉन 2, ये D क्या है? बॉन्ड लेंथ, H2 से H2 के बीच की दूरी, इसको वंडरवल रेडियस बोलते हैं। अब यही अलग अलग एटम हो, AB करके हो, तो चेक कर जरा मैंने क्या किया, AB BA फिर AB, इस हिसाब से मॉलिक्यूल अरेंज किया कि सिमिलर एटम सामने सामने आए। तो इसका न्यूक्लियस पकड़, इसका पकड़, आधा कर दे, इसमें इसका न्यूक्लियस पकड़, इसका न्यूक्लियस पकड़, आधा कर दे। और ये ऐसे ही क्यों अरेंज है? क्योंकि इससे ज्यादा क्लोजेस्ट अप्रोच इन मॉलिक्यूल्स के एटम्स की हो ही नहीं सकती, तो सबसे क्लोजेस्ट अप्रोच रखते हैं। तो मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट रहता है, जब भी हमें वंडरवल रेडियस निकालनी है तो मॉलिक्यूल अपनी क्लोजेस्ट अप्रोच पे होना चाहिए, मतलब इससे पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा पास ही कभी आ ही नहीं सकते, इससे ज्यादा पास ही कभी आ ही नहीं सकते। तो इनका न्यूक्लियस से न्यूक्लियस की दूरी बॉन्ड लेंथ हो गई, उसका आधा कर दे, और ये जो रेडियस निकलेगी वो एक्चुअल एटॉमिक रेडियस से हमेशा ज्यादा निकलेगी, हमेशा ज्यादा निकलेगी। सेम चीज, ये हीलियम मान लिया, नोबल गैस है, ये कभी कंबाइन करते नहीं है, केवल अट्रैक्शन फोर्स है। इसका न्यूक्लियस बॉन्ड लेंथ आ गई, उसका आधा कर दो। यहाँ थोड़ा गलत लिख गया फॉर्मूला, इसको सही कर लेना। दिस इज DHE, दो He एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ अपॉन 2। तो अगर हम देखें, क्या ये कोवेलेंट रेडियस से बड़ी नहीं हुई? बिल्कुल हुई भाई, हाँ या ना? एग्जाम्पल अभी तुम्हें दिखाया मैंने, कोवेलेंट रेडियस से बड़ी है। देखो एक एग्जाम्पल वापस से हाइड्रोजन वाले ही दिखा रहा हूँ,
चेक करो, ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये मॉलिक्यूल आ गया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनना है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैंने रेडियस निकाली, कौन सी रेडियस? कोवेलेंट। बट ये H2 का मॉलिक्यूल दूसरे H2 के मॉलिक्यूल के साथ, ये दूसरा H2 का मॉलिक्यूल, हाँ या ना? ये कौन सा दूसरा H2 का मॉलिक्यूल? बोले जल्दी। अब दूसरी रेडियस दिखा रहा हूं, ये दो मॉलिक्यूल है, कौन सा फोर्स है? वंडरवल फोर्स। अब इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की दूरी, इसका आधा करो, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस निकला, दिस इज वंडरवल रेडियस। अकल लगाओ जरा, क्या यहां से यहां तक की जो रेडियस निकाली ये बड़ी होगी, या यहां से यहां तक की जो रेडियस निकाली वो बड़ी होगी? साफ साफ दिख रहा है वंडरवल रेडियस हमेशा कोवेलेंट रेडियस से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो मॉलिक्यूल दूर दूर है, और यहाँ तो सॉरी हाँ, ये जो एटम्स हैं ये दूर दूर है, पास तो आई नहीं है, थोड़ा सा ही पास आए हैं, बहुत दूर दूर है। तो ये पूरी लेंथ को हम बॉन्ड लेंथ करके उसका आधा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका जो रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ी ज्यादा ही निकल के आएगी। पर कोवेलेंट में क्या? ओवरलैप कर गए। तो ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, यहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। जहां बॉन्ड लेंथ कम वहां रेडियस कम, जहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा वहां रेडियस ज्यादा। फॉर्मूले में सीधा सीधा लिखा हुआ है, क्लियर है? तो इसीलिए नोट लिखा है मैंने कि वंडरवल रेडियस हमेशा बड़ी होती है कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आया होगा। तो आज मैंने आपको दो कंबाइंड रेडियस पढ़ा दी बेटा, कोवेलेंट और वंडरवल। अभी और रह गई एटॉमिक रेडियस, वो धीरे धीरे करके हम कंप्लीट करेंगे, नहीं तो सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं मैं, एटॉमिक रेडियस। एक्चुअल कभी निकलती नहीं है, बॉन्डेड फॉर्म में निकलती है, जिसकी मैं दो बॉन्डेड रेडियस आपको समझा दी है, कौन कौन सी? कोवेलेंट रेडियस और वंडरवल। नेक्स्ट सेशन में जो कल की क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आयनिक रेडियस एंड मेटालिक रेडियस की। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच।